नमस्कार दोस्तों, नावेल्टी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विवेक सिंह आज आप लोगों के बीच हिंदी प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जामों के लिए बेहद ही उपयोगी है, जैसे यूपीएसआई, यूपीटी+सी, एसएससी, टेट, पीआरटी में बेहद ही उपयोगी होंगे, क्योंकि उसमें हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वांचल में मुख्यतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो पूर्वांचल में सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये हमारे याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे देगा तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए। ये मुख्यतः पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड में बोला जाता है। विश्व में लगभग 5 करोड़ लोग जो है भोजपुरी बोलते हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि भारत से गुलाम के तौर पर काम करने के लिए जो विदेशों में अंग्रेज़ों के द्वारा ले जाए गए, वो वहाँ पर जाकर के बस गए और वो लोग भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ जो ऑप्शन में हैं, जैसे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हमारा जो है पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमको 5 बोलियां बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा। इसको हम लोग 7 फॉर्म में याद कर सकते हैं, के बी एच। के से हो जाएगा खड़ी बोली, बी से हो जाएगा बुंदेली, के से हो जाएगा कन्नौजी, बी से हो जाएगा ब्रजभाषा और एस से हो जाएगा हरियाणवी। तो ये हम याद कर सकते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म से। तो भाषा जो है हमारा मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, धौलपुर, बरेली, मैनपुरी, ये सब क्षेत्रों में बोला जाता है। तो इसका क्षेत्र भी कभी एग्जाम में पूछा था। इन संपूर्ण को ब्रजमंडल कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण संबंधी अनेकों रचनाएं हुई हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अवधी। अवधी जो है हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है। इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा है ABC। ए से हमारा अवधी हो जाएगा, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला हमारा है, और अवधी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो हमारे बस्ती से लेकर के आपके इलाहाबाद तक के क्षेत्र आते हैं। जैसे बस्ती, गोंडा, फैज़ाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये सभी क्षेत्र जो है हमारे अवधी के क्षेत्र हैं। और इसके प्रमुख कवि जो हैं कौन है, आप सभी लोग जानते होंगे, तुलसीदास। आगे हमारा है बुंदेली। बुंदेली जो है ये हमारा पश्चिमी हिंदी का जो है एक बोली है, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी और ब्रजभाषा आता है। बुंदेली जो है बांदा, झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, इन सभी क्षेत्रों में बोला जाता है। कहाँ पर? बांदा, झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर और ओरछा में। तो ये हमारे याद करने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी तथा बनौधी किसकी उपबोलियाँ हैं? तो बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुर और बनौधी ये सभी जो हैं हमारे अवधी की बोलियां हैं। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? अवधी जो है हमारा वो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना। और अवधी का जो उत्पत्ति जो माना जाता है वो अयोध्या से माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में हम लोग अयोध्या को जो है अवध कहते थे, अवध नाम से पुकारते थे। तो अवध की वजह से इसका नाम अवधी पड़ा जो है। इसका केंद्र बिंदु भी कहाँ है? अयोध्या है। इसके क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी है। ये सभी क्षेत्र आपको हम PDF के माध्यम से दे देंगे। प्रमुख कवि जो है इसके हैं मुल्ला दाऊद, तुलसी और जायसी हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर जो है हमारा री है। तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है हमारे कितनी होती है? 4 होती हैं। क्या होती हैं? 4 होती हैं। और जिसमें से 3 जो है हमारे मूल स्वर होते हैं। तो अ, ई, उ और
री, ये चारों हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसमें 3 को हम लोग मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर का जो है अन्य नाम क्या है, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर भी कहा जाता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो होता है हमारा वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, जो है कितने होते हैं, 7। इनको जो है गुरु भी बोला जाता है, द्विमात्रिक भी बोला जाता है, और इनको जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक, और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। और उसके बाद तीसरा हमारा होता है प्लू स्वर। क्या होता है, प्लू स्वर होता है। क्या होता है, प्लू स्वर। प्लू स्वरों की संख्या जो है कहीं कहीं पर जो है 1 दिया हुआ है और कहीं कहीं पर 8 दिया हुआ है। तो इसके जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है ह्रस्व स्वर में 1 और बाकी 7 दीर्घ स्वर को मिला करके प्लू स्वर जो है होते हैं 8 होते हैं। प्लू स्वरों के जो मात्रा का जो उच्चारण होता है वो तिगुना होता है, तिगुना से भी ज़्यादा होता है। जैसे ओम, राम, ये सब क्या है, हमारे प्लू स्वर हैं। प्लू स्वरों का यूज हमारे कव्वाली में और गायन में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 हमारे हैं। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो डायरेक्ट हमारे संस्कृत से हमारे हिंदी में आए हैं। तद्भव क्या होते हैं, जो तत्सम से परिवर्तन संस्कृत से परिवर्तित होकर के हमारे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उनको तद्भव बोला जाता है। देशज, देशज जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, ये हमारे ग्रामीण आंचलिक परिवेश में जो लोग यूज करते हैं भाषा को, जैसे लोटा, खड़बड़ ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी देशज भाषा बोल जाती हैं। विदेशज भाषा होती हैं जो विदेशों से आई हैं, जो एक दूसरे से मिल करके बनी है, जैसे रेलगाड़ी, अस्पताल, ये सब हमारे क्या हैं, विदेशज भाषा हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला हमारा होता है सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? मिश्र वाक्य। कौन होता है? मिश्र वाक्य होता है। और तीसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता और एक क्रिया होता है, तो इसको साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? साधारण वाक्य के साथ साथ एक आश्रित वाक्य भी होता है। क्या होता है? जैसे मैं पढ़ करके सो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। इसमें एक आश्रित वाक्य है। तीसरा संयुक्त वाक्य है, इसमें 2 साधारण वाक्य होते हैं और बीच में एक योजक चिन्ह होता है। ठीक है ना? तो ये हमारे 3 होते हैं। इसके बारे में हम जब डिटेल में वाक्य पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। आगे है हमारा यड़ संधि का संबंध किससे है? यड़ संधि जो है स्वर संधि का पार्ट है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला संधि हमारा जैसे है दीर्घ संधि है, दूसरा है हमारा गुण संधि है, तीसरा हमारा है वृद्धि संधि है, चौथा हमारा संधि है यड़ संधि है, और 5वां है हमारा अयादि संधि है। ये 5 संधि हैं। इन 5 का डिटेल से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि के बारे में, यड़ संधि क्या होते हैं? यड़ संधि वे होते हैं, इनके जो रचनाएं होती हैं उसके बारे में देख लेंगे। ई प्लस ई, बड़ी ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी डिफरेंट स्वर आता है, असमान स्वर, तो वो क्या हो जाता है? य हो जाता है, आधा य हो जाता है। ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है? व बन जाता है। और री के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो र बन जाता है। तो य व र ये बनता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं स्वच्छ, क्या होता है? स्वच्छ। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यड़ संधि का, एक होता है स्वच्छ। तो स्वच्छ का जो है संधि विच्छेद हम लोग करेंगे सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छा। तो क्या हो जाएगा? सु मतलब यहाँ पर क्या है? ऊ और प्लस यहाँ पर असमान स्वर अ मिलने से क्या हो गया? व हो गया। क्या हो गया? आधा व हो गया, तो क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। तो ये हमारा क्या है? यड़ संधि का एग्जाम्पल है। बाकी संधि के बारे में हम लोग डिटेल में आगे चैप्टर पढ़ेंगे आप लोगों को। उसके बाद
राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता है। क्या है? राष्ट्रीयता। अगला है हमारा अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। किसको? विसर्ग को। विसर्ग जो है कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। इसमें अंग को जो है इन दोनों को मिला करके अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इसमें अंग को क्या कहता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार। अनुस्वार जो होते हैं वो हमेशा किस में यूज होते हैं? तत्सम में यूज होते हैं। ये चीज़ जान लीजिएगा, अनुस्वार जो है वो हमेशा तत्सम में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए, अयोगवाह का जो है संधि विच्छेद होता है अ प्लस योग प्लस वाह। क्या होता है? अ प्लस योग प्लस वाह। तो अ मतलब होता है नहीं, अयोगवाह। और उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, मिठास भाववाचक संज्ञा किससे बनता है? तो मिठास भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनता है। विशेषण का ही वो गुणवाचक विशेषण का प्रकार है मिठास। मिठास जो है वो मीठा से बनता है। मीठा जैसे गुणवाचक संज्ञा में हमारा गुण, दोष जो है, स्वाद, इन सब के बारे में जो है होता है, विशेषता बताया जाता है। तो मीठा से ही हमारा क्या होता है? मिठास भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, जो पुरुष व्यक्ति सामने उपस्थित नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है अन्य पुरुष कहते हैं। ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 पार्ट में होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष को हम लोग जो है क्या कहते हैं? वो पुरुष जो बोलता है, जो बोलता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। इसका होता है मैं और हम। इसका होता है मैं और हम। अब जैसे आप लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को, तो क्या है? श्रोता। क्या है? श्रोता। तो जो सुनता है, जो सुनता है, जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? श्रोता। तो श्रोता को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जो बीच में सुन रहा है उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष का क्या होता है कि जैसे तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं, बड़े हैं तो उनको आदर देंगे तो आप सुन रहे हैं। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति है, जैसे मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़का बुरा है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो तीसरे के बारे में जब बात हम लोग करते हैं तो क्या होगा है? वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है ना। अन्य पुरुष का क्या होता है? हम वह, यह, जो, ये सभी क्या है? हमारे अन्य पुरुष हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हिंदी में मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 होती हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, आप, कुछ। ये सभी हमारे क्या है? मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। अगर इसका भेद पूछेगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्रिया का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो क्रिया का निर्माण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? धातु, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो 4 प्रकार से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया के इन चारों निर्माणों का जो है डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो है, मैं अनुराग को पत्र अवश्य लिखूंगी, कौन सी क्रिया है? तो ये जो है द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें 2 कर्म हो रहा है। कौन कौन सा है? अनुराग और एक पत्र। ये दोनों हमारे क्या है? तो जो पत्र है हमारा मुख्य कर्म है, और अनुराग को तो क्या है गया हमारा? गौड़ कर्म है।
क्या है, गौड़ कर्म। तो ये द्विकर्मक जो है हमारा वो सकर्मक का पार्ट है। क्या है, सकर्मक। सकर्मक में क्या होता है कि वो क्रिया जो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होती हैं, उसको हम लोग सकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर्मक। और अकर्मक क्या होता है, अकर्मक में कर्ता और क्रिया सिर्फ होती हैं। जैसे वह सोता है, क्या है, सोता है। तो अगर जब भी आपको पता करना हो कि कौन अकर्मक है कौन सकर्मक है, तो आप क्वेश्चन के पहले क्या लगा दीजिए, वो सोता है तो क्या सोता है, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। वो दौड़ता है तो क्या दौड़ता है। तो इसलिए जो है जब भी आपको संदेह हो तो आप क्या लगा दीजिए, तो पता चल जाएगा। तो जिसका जवाब ना मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। और अकर्मक में कर्ता और क्रिया सिर्फ होती हैं, कर्म नहीं होता है। और सकर्मक में क्या होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होता है। तो सकर्मक के दो पार्ट होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। तो इसमें जहाँ दो कर्म होंगे उसको द्विकर्मक कहेंगे। जैसे अनुराग को पत्र, अनुराग को, तो मैं क्या हुआ, मैं जो है करता हूँ, और मैं अनुराग को, मतलब अनुराग क्या है, अनुराग के ऊपर कर्म हो रहा है, मैं अनुराग को। अब पत्र, पत्र क्या है, कर्म है। तो जो भी कर्म होता है, जो भी मुख्य कर्म होता है वो क्या होता है, हमेशा निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है ना। इसके आगे जो है को विभक्ति नहीं लगी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ता ने, कर्ता के साथ ने लगा होता है और कर्म के साथ को लगा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जिसका जवाब क्या से नहीं मिलता है वो हमारा क्या हुआ, कर्मक। जैसे राधा उठ गई, तो राधा तो बोलेंगे क्या उठ गई, तो इसका कोई जवाब नहीं मिल गया। बल्कि सोहन देखता है, तो सोहन, उसका जवाब मिल गया। सोहन क्या देखता है, सोहन टीवी देखता है। वह सदा पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो ये हमारे क्या हैं, सकर्मक हैं, और ये हमारा क्या है, अकर्मक हो गया। ठीक है ना। आगे वाराणसी शब्द क्या है, वाराणसी शब्द तत्सम है, क्योंकि तत्सम में जो अड़ होता है वो तद्भव में न में बदल जाता है। तो न जो जहाँ यूज होता है वो हमारा तद्भव होता है, और क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे कुछ शब्द हैं, जब हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो इसका जो है ट्रिक बताएंगे कि जैसे वह जब शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, तत्सम में, और ब हमारा क्या होता है, तद्भव में होता है। जैसे छ होता है, छतरी वाला छ जो होता है वो तत्सम में होता है, और ख जो होता है हमारा वो तद्भव में। जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र का खेत हो जाता है, वानर का वानर हो जाता है। ये हमारा क्या है, सब जो है तत्सम जानने का तरीका है। आगे देखते हैं हम लोग, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। हिंदी भारत की क्या है, राजकीय भाषा मानी जाती है, राजभाषा। क्या होती है, राजभाषा मानी जाती है। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो इसलिए राष्ट्रभाषा आंसर नहीं होगा। राज्यभाषा भी नहीं है। उसके बाद मातृभाषा तो सभी हिंदी की भारत की मातृभाषा है ही नहीं, क्योंकि तमिल में तमिल अलग है, केरल का अलग है, बंगाली का अलग है, गुजराती का अलग है। तो ये मातृभाषा है नहीं, सबकी सब अलग अलग है, तो इसलिए मातृभाषा हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे भारत की एक भाषा तो है नहीं। इसलिए संपर्क भाषा माना जाता है और राजभाषा माना जाता है। ठीक है ना। हिंदी को संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343A के द्वारा जो है संघ की राजभाषा और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को बनाया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, संस्कृत का वर्ड कौन सा नहीं है। तो ड और ढ जो है वो संस्कृत का वर्ड नहीं है, इसको हम लोग जो है हिंदी का वर्ड मानते हैं। ये संस्कृत से नहीं लिया जाता। यही एक दोनों वर्ड जो हैं वो हिंदी के अपने वर्ड हैं। इनको तड़नजात भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तड़नजात भी बोलते हैं। इनको उच्छिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे, जब भी बोलेगा कि कौन से हिंदी के अपने वर्ड हैं, तो कौन से होंगे, ड और ढ। ठीक है ना। इनको तड़नजात और उच्छिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो आगे हम लोग देखते हैं, 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस मनाया
जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, ठीक है ना। ये सर्वप्रथम 1975 में नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ होता है? नागपुर में सबसे पहले आयोजन हुआ था पूरे विश्व में, ठीक। और उसके बाद हिंदी जो है हमारी मातृभाषा के रूप में कभी भी जगह नहीं बना सकी, क्योंकि इसका विरोध होने लगा, इसीलिए इसको राजभाषा ही माना गया है अभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। अव्यय को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारी। अभिकारी वो शब्द होते हैं जिस पर काल, कारक, लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम लोग क्या विकारी बोलते हैं। विकारी मतलब कोई भी विकार इसमें उत्पन्न नहीं होता, ये ऐसे ही बने रहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण। कौन होता है? क्रिया विशेषण। दूसरा हमारा होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय। और तीसरा होता है हमारा संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा हमारा होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक होता है। तो 4 प्रकार के अव्यय होते हैं हमारे, इनको अभिकारी कहा जाता है। विकारी कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको विकारी शब्द बोलता है क्योंकि इसमें लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इसका विभक्ति नहीं किया जाता, ये किसी तीसरे का बोध कराया जा रहा है। जब भी किसी तीसरे का बोध कराएगा, जैसे विषधर किसको कहा जाता है? सांप को कहा जाता है, शंकर को कहा जाता है। तो ये जब किसी शंकर जी को, जिसको महादेव को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष का जो है पालन किया था, तो इसलिए उनको विषधर कहा जाता है। और सांप को भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। अब बाकी हिम पात का क्या हो जाएगा? हिम का पात, आश्चर्य, आश्चर्य से चकित, विश्व विख्यात, विश्व में विख्यात, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास है। तो चलिए यहीं पर आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बार बार रिपीट करके देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।